नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त प्रयागराज में हैं। पुराना इलाहाबाद और बदला हुआ नाम प्रयागराज। इस सरकार में बदलाव बहुत कुछ तो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि लगातार हम लोग यूपी इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं, पर शहरों के नाम बदले गए और बहुत ज़्यादा बदले गए। तो मैं ये भी समझूंगा कि इन शहरों के नाम बदलने से किसी शहर में डेवलपमेंट का कितना कुछ बदलाव देखने को मिलता है। दूसरा, इंडियन कॉफ़ी हाउस में हैं हम लोग यहाँ पे। एक ऐतिहासिक जगह है, आज़ादी से पहले से और आज़ादी के बाद भी आज तक लोग यहाँ पे बैठते रहते हैं। तो प्रयागराज अगर आप आइएगा तो इंटेलेक्चुअल्स की एक श्रेणी जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी, रोज़ाना चाय नाश्ता करते हुए। यहाँ पे और तमाम लोग हैं प्रयागराज के, तो इनसे जानेंगे कि इन लोगों के मुद्दे क्या हैं। और शुरुआत आपसे करते हैं कि प्रयागराज में आपके मुद्दे क्या हैं। वोट इस बार अगर आप लोग दे रहे हैं तो किन मुद्दों पे दें? देखिए, प्रयागराज शहर उत्तरी के हम लोग निवासी हैं। यहाँ विकास के नाम पर एक कुंभ होता है। हर 6 साल पर वो आता है और वो अपने साथ तमाम बजट लेकर के आता है, जिससे ये विकास होता रहता है। सवाल है हम लोगों का जो सोचने का तरीका है, पर्सनली मेरा, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के है कि इस 3 विषय पर सरकार कहाँ टिकती है। और इन तीनों विषय पर मैं इस सरकार को बहुत ही नीचे देखता हूँ। कारण ये शिक्षा को जिस तरह से मोदी जी यहाँ पे आए थे, विश्वविद्यालय को हाई रैंकिंग में ले जाने की बात की, और 2014 से आज तक 94वें रैंकिंग पे थी विश्वविद्यालय, आज 192वें रैंक पे है। रोजगार का सवाल देख लें। रोजगार के सवाल पे यहाँ 5 पेपर आउट हो चुके हैं और केवल माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की वह परीक्षा जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई, उसको छोड़ करके कोई भी परीक्षा पारदर्शी और समय पर पूरा नहीं हुई। यह रोजगार की स्थिति है। स्वास्थ्य की स्थिति कोरोना में हम सब ने देखा कि किस तरह से एकदम पूरी तरह से धराशायी हो गई। यही स्वरूप रानी हॉस्पिटल, जो इलाहाबाद का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच ऑक्सीजन लेवल जानबूझ करके कम किया जा रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। उस समय मुर्गियों की तरह तड़प तड़प के मरीज बेड पे मर जाते थे। तो ये तीनों विषय पर हम सरकार को कहीं देखते नहीं हैं। और एक युवा होने के नाते मैं अधिवक्ता भी हूँ। मैं इन्हीं तीनों कसौटी पर, अगर मैं शहर उत्तरी में हूँ, जो उत्तर प्रदेश का सबसे इंटेलेक्चुअल कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ पे सबसे बौद्धिक मतदाता रहते हैं, सबसे हाई सरकारी क्लास के मतदाता रहते हैं, और तो हम सरकार को इन्हीं 3 कसौटी पे देखने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमको कहीं पे सफल नहीं दिख रही। आप इस सरकार के 5 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देख रहे हैं अपने नज़र से? सरकार 5 साल के समय में स्वास्थ्य की स्थिति इसकी बहुत ख़राब थी। शिक्षा बता दिया भाई ने कि शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब थी। लोग रोज़गार के लिए परेशान हैं। पेपर लगातार आउट हो रहे हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। महंगाई की ये स्थिति बन गई है कि महंगाई चरम पे है। लोग अपने बच्चों की फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की सामग्री चरम पे है। सरकार ने न तो जनता को रोजगार दिया, जनता को भीख दे रही है सरकार। गरीबों को, बेचारे वो गरीब जो हैं, उनको 5 किलो चावल, गेहूं, आटा, इस रोजगार अगर मिलेगा तो क्यों भीख किसी को दी जा रही है? आप रोजगार दो, भीख क्यों दे रहे हो? तो सरकार जो है बिल्कुल मतलब बुरी स्थिति में जनता गुजर रही है। कोई सरकार को 0 नंबर देने लायक। सरकार बार बार एक बात कहती है कि मनरेगा में हमने कोविड के दौरान मज़दूरों को उसी स्टेट में रोकने की तमाम कोशिश की। ठीक है, मैं बिहार के राज्य से आता हूं। बिहार के राज्य में नीतीश कुमार ने उस दौरान बहुत बड़े बड़े वादे किए कि जो भी मज़दूर गए हैं वो यहाँ रह जाएं। लेकिन किसान प्रदर्शन के दौरान जब मैं दिल्ली में था और करनाल जाके एक रिपोर्ट कर रहा था, तो वहाँ मुझे मालूम चला क्या कि तुरंत कोविड के दौरान ही मात्र 2 महीने के लिए वो यहाँ से पैदल मजदूर गए और वापस वहाँ के खेतों में आके गन्ना छीलने का काम कर रहे थे। ये हाल है क्योंकि मनरेगा वहाँ पे मजबूत नहीं है। मैं आप लोगों से समझना चाहता हूँ कि उस दौरान उत्तर प्रदेश में मनरेगा का क्या स्थिति रही और मनरेगा में कितना रोजगार मिला? देखिए, मनरेगा एक महत्वाकांक्षी योजना थी। इन्होंने बजट पे 4 जगह बैरियर लगाया। पहली चीज़, बजट की कटौती भी करी और सैंक्शन करने में बड़ी तेज। राज्य और केंद्र के झगड़े के बीच उसका बजट बहुत तगड़ा फंसा रहा। हुआ ये कि कोविड के दौरान लोग गए यहाँ से, वह
पलायन वह व्यक्ति करता है, वह मजदूर वर्ग करा है ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि रोज़ कमा के रोज़ खाता है। और इस महंगाई में जब यहाँ से वो गया तो उसको दो तरफा मार झेलनी पड़ी। एक तो वहाँ के सामाजिक स्तर पे, तुम यहाँ जाओ, हमारे यहाँ ना आओ, बाहर से आए हो, ये वो। कुछ दिन का राशन वो ले गया था, वो खा पाया, मजदूरी करने लगा, उसको समय से जब पेमेंट नहीं मिली तो उसको छोड़ के वो फिर से शहरों में भागा। ये इनकी नाकामी रही कि समय से आप पेमेंट तक नहीं दे पाए। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे भी गांव में यही कमोबेश स्थिति रही और लगभग यही रहा। तो इनके दो लोगों के झगड़े से, समय से उसको दे न पाने से, और इनका ये मानना, जो लोग ये मानते थे कि मनरेगा सबसे बेकार पॉलिसी है, मनरेगा में कहाँ लोगों को फ्री में क्यों देते हैं, अब वह लोग 83 करोड़ अपने से बता रहे हैं कि 83 करोड़ को बैठा के मैं राशन दे रहा हूँ, बड़ा खुश हैं, इसको महत्वाकांक्षी योजना मानने लगे। ये जो दो मुँहे लोग, जो कि हम तो ये मानते हैं कि ये ऐसे लोग, नकारा लोग इस सरकार को चला रहे हैं। हमें लगता है कि बड़ी जो इनके विद्वत जन हैं उनको ये ले आते तो शायद बेहतर होता। नौकरियों की बात बार बार होती है, 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की बात हुई। 70 लाख रोजगार पिछले 5 साल में भाजपा ने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि हम उत्तर प्रदेश में नौकरियां देंगे। अभी वर्तमान में क्या है कि 27 लाख बेरोजगार हैं। पूरे देश की बात करिएगा तो 3 करोड़ बेरोजगार हैं, और ये बीते 2-2.5 साल में बहुत हुआ। कोरोना को और इसको जोड़ के आप देखते हैं तो सरकार को कहाँ रखें? सबसे पहले तो इन्होंने रोज़गार, जो आज रोज़गार की जो देश में स्थिति है, बेरोज़गारी की जो स्थिति है, वो इन्होंने जो 2016 में नोटबंदी किया, नोटबंदी के बाद जो हमारे देश की रीढ़ है, लघु उद्योग, सेमी उद्योग, और तो ये टोटल बंद हो गई। आप जो है एक्सपोर्ट में, कपड़े के एक्सपोर्ट में आप जो है नंबर 1 हुआ करते थे, वो सारी कंपनियां जो है आज धराशायी हैं, बंद हैं, जो बहुत ढेर सारा नौजवानों को रोज़गार क्रिएट करती थी। दूसरी बात, जब हम यूपी बिहार की बात करते हैं, जब सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट लेबर हैं वो यही लेबर क्लास है जो यहीं से है, चाहे आप सूरत में देखें, चाहे मुंबई में देखें, दिल्ली में देखें, या यहाँ तक कि पंजाब में देखें, तो वहाँ से जो लेबर कोरोना काल में पलायन हुआ वो ज़्यादातर यूपी बिहार का था। यूपी बिहार की स्थिति आज क्यों इतनी बदतर हुई? राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने यूपी और बिहार के, या हम कहेंगे कि पूरे देश स्तर पे, उन्होंने उनकी एक योजना थी कि हर ज़िले में एक औद्योगिक जोन बनाया जाए, और वहाँ उस ज़िले का जो बेरोज़गार नौजवान जो पढ़ लिख के रोज़गार खोजने निकलेगा तो वहीं उस अपने ही ज़िले में उसको रोज़गार प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब से पिछले 30-32 सालों में यूपी और बिहार दोनों जगह कांग्रेस नहीं है। जब से कांग्रेस इन स्टेटों से गई है, तब से उसके बाद से जो वहाँ का औद्योगिक जोन था वो एकदम चरमरा गया, उसको एकदम ख़त्म किया गया, और ये पूरा षड्यंत्र के तहत ख़त्म किया गया कि जब तक ये औद्योगिक जोन रहेंगे, जब तक ये औद्योगिक इकाइयाँ रहेंगी, तब तक लोग कांग्रेस का नाम लेते रहेंगे, राजीव गांधी का नाम लेते रहेंगे। आप यूपी में देख लीजिए, यहीं नैनी क्षेत्र में जाएंगे तो तमाम औद्योगिक इकाइयाँ बंद पड़ी हुई हैं, उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। आप सतहरिया जाइए, वहाँ ये जौनपुर में आप जो है यहाँ पे भदोही में और मिर्ज़ापुर में कालीन का काम होता था, दरी बनाने का काम होता था, कंबल बनाने का काम होता था, सारा कुछ। और ये कंपनियां पहले एक्सपोर्ट किया करती थी। आज जो है ये हमारे कालीन का पूरे विश्व में टंका बचता था, उसमें भी चाइना आगे हो गया। तो 90 के बाद जब से यूपी और बिहार से कांग्रेस गई है, तब से यहाँ के उद्योग को, यूपी बिहार के खास तौर से जो सेमी छोटे उद्योग थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। अगर 5 साल की बात की जाए, तमाम सरकारें आती हैं, अपना मुखपत्र लेके आती हैं, घोषणा पत्र लेके आती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार आए वो अच्छा काम क्यों नहीं करती है कि 5 साल के बाद भी टिकी रहे? आखिर क्यों उसे सत्ता में टिकने के लिए आज जिस तरीके से एक पार्टी हिंदुत्व और तमाम तरह के मुद्दों को लेकर के आ रही है, डेवलपमेंट उनके लिए मुद्दा क्यों नहीं होता? सर देखिए, डेवलपमेंट की कई श्रेणी है। विकास पूर्ण होने वाली अवधारणा नहीं है। विकास अगर पूर्ण होना होता तो रामचंद्र इस धरती पर राज करके गए थे, भगवान थे, पूर्ण हो गया होता। यह आवश्यकता के अनुसार बदलती और बिगड़ती रहती है। जो भारत का समाजवादी कॉन्सेप्ट है कि हर व्यक्ति को आराम से
और बेहतर जीवन देना, उस पे काम जो पूंजीवादी वर्ग है ना वो करने नहीं देता है। हाँ? लोगों के वो जो जैसे है कि शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा, हम शिक्षा बेहतर कर दें। एक मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए यह आवश्यक अवयव है। हमारे संविधान भी कहता है कि भाई गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो गरिमापूर्ण जीवन है क्या कि कम से कम हम जन्म लिए तो हम पढ़ लिख लें, इसकी हमें आज़ादी होनी चाहिए। हम बीमार पड़ें तो हमारा इलाज बेहतर हो सके और हमें 2 रोटी के सम्मान के साथ खाने का मिले। तो इस वर्ग पे हम मानते हैं कि यूपीए ने कुछ किया काम। कारण ये था कि भाई आप देख लीजिए, वही समाजवादी परिकल्पना थी, भोजन का अधिकार देना, शिक्षा का अधिकार देना, धीरे धीरे वो एम्बुलेंस व्यवस्था, हेल्थ कार्ड देना वगैरह, समाज, ये तीनों विषय पे काम हुआ। लेकिन इस पे जितना बजट आना चाहिए, अब आप देखिए ना, इस सरकार ने शिक्षा पे बजट कम कर दिया, 1% बजट फिर कम किया, जबकि सदियों से लड़ाई है कि शिक्षा पे बजट कितना हो, जीडीपी का 10वां, बजट का 10वां हिस्सा हो। ये लड़ाई बहुत पुरानी है, हो कहाँ रही है। अब मान लीजिए 2 भाग में आप शिक्षा बांटी। अभी आपने देखा, इतना विविध स्वरूप देखा इन कॉन्वेंट स्कूलों का कि जिसके न टीचर आ रहे थे, जिसके न वो आ रहे, और जबकि ये लिखा हुआ है कि शिक्षा नो प्रॉफिट नो लॉस का सब्जेक्ट है, आप इससे धन नहीं कमा सकते, लेकिन खुलेआम धन कमाते हैं। और उसी तर्क के आधार पे ये कोरोना काल में बंद विद्यालयों से बच्चों से फीस लिए। और आदित्यनाथ जी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, हम लोगों को लग रहा है कि परिवर्तन कर देंगे, नकेल कस देंगे, लेकिन किसी भी स्कूल की फीस माफ कराने के लिए कोई भी सरकार एडवाइजरी जारी नहीं कर पाई। आखिर क्या कारण था भाई? विकास का पैमाना क्या है? बेहतर स्वास्थ्य हो जाए, बेहतर शिक्षा हो जाए, बेहतर और हम तुरंत अमेरिका से तुलना, फॉरेन में ऐसे होता है, बड़े वहाँ तो प्राइवेट है। अरे यार, वहाँ की जनसंख्या कम, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय कम, वो देने की स्थिति में है। और बात होती है तो चाइना की क्यों नहीं हो जाती है कि भाई सबको हम देंगे शिक्षा। भाई जब हमारे यहाँ आर्थिक असमानता है तो मानव गरिमा की जो भी आवश्यक अवयव है, हम उस पे इन्वेस्ट नहीं करके हम अमेरिका के पीछे भागने लगते हैं, हम वहाँ के पीछे भागने लगते हैं। बात बताइए कि बीते 5 साल में भाजपा ने किया क्या? बीते 5 साल में भाजपा बेहद और बेहद कंफ्यूज रही कि उसे करना क्या है। आज तक उसकी कोई प्राथमिकता ही नहीं सेट हो पाई है। ये अभी जब रोड बनने लगेगी, बहुत अभी 2 लेन रोड बढ़ाया, अभी हुआ कुंभ काल के दौरान बनारस से इलाहाबाद, हम यहीं की बात करते हैं, इलाहाबाद से बनारस 4 लेन था, अब 6 लेन हो गया, 2 लेन बढ़ी दोनों तरफ। टोल कितना बढ़ा? 85 रुपया से 205 रुपया। अब हम एका विकास मानी कि एका शोषण मानी? प्राथमिकता नहीं सेट है, आपको जाना कहाँ है। अभी कभी आप कहते हैं कि सब हम अब विनिवेश को हम खूब बढ़ाएंगे, तो विनिवेश आप कर दे रहे हैं, मान लीजिए सरकारी उपक्रम दे रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि भाई सरकार का कंपनी चलाना कोई प्राथमिकता नहीं है, सरकार का जो है सरकार चलाएगी क्या? से कन्फ्यूजन की स्थिति। एक और बात मुझे समझाइए आप, मैं समझना चाहता हूँ कि अगर हम किन्हीं गांव में जाते हैं, मेरा भी घर गांव में ही है, तो किन्हीं भी गांव में चले जाएं, उन सभी गांव में आपको मंदिर मिल जाएगा, मस्जिद मिल जाएगा। एक छोटा सा भी मुसलमान का इलाका है तो वहाँ पे मंदिर मिल जाएगा, हिंदू का है तो वहाँ मंदिर मिल जाएगा। अस्पताल नहीं मिलते हैं। पंचायत में 1 स्कूल होता है या 2 स्कूल होता है, उनकी हालत भी आज भी, अगर प्राइमरी स्कूलों की बात की जाए तो पंखे नहीं हैं। ज़्यादातर प्राइमरी स्कूलों में आज भी नीचे चटाई बैठा के पढ़ते हैं। मुझे एक चीज़ समझाएं कि धर्म के आड़ में डेवलपमेंट रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, और नए मंदिर मस्जिद बनाने की जो ये राजनीति चल रही है वो कहाँ तक जायज़ है? सर देखिए, हम लोकतंत्र में अभी कहें तो लोकतंत्र काल में शिशु हैं, शैशवावस्था में हैं, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। 100 साल से ऊपर का लोकतंत्र है अमेरिका, हम उसकी बराबरी तो अभी कर नहीं सकते। जब लोकतंत्र नंबर ऑफ वोट से चुना जाएगा
तो आम पब्लिक की प्राथमिकता क्या है, इसी के आधार पे लोगों को मजबूरी है कि काम करेंगे। तो बड़ा अच्छा है भाई, पहले मंडल आया, फिर कमंडल आ गया, अभी हम आप में ही लोग अभी धार्मिक आस्था के सवाल पे सरकार बना और बिगाड़ दे रहे हैं और इसी के आधार पे बहस हो रही है। आज भी जब इस चुनावी 2022 के मुख्य एजेंडे में अब शब्द गाली गलौज, नमाजवादी और जो है जिन्ना, ये मतलब मुख्य विमर्श बन गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, इससे ये नहीं लगता है कि इस देश में आज भी जो लोकतंत्र का लोक है वो कितना अशिक्षित है कि उन मुद्दों पे वो बहस कर रहा है, खुश हो रहा है और तमाम डेवलपमेंट की चीज़ों से दूर जा रहा है। इसी बात को गांधी समझते थे, वो व्यक्ति के विकास पे चलते थे। गांधी का संपूर्ण दर्शन व्यक्ति विकास का था। नेहरू आए तो नेहरू का भी यही कॉन्सेप्ट था। गांधी से नेहरू केवल यही सहमत होते थे। और वो जैसे जो उनका डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जब उन्होंने उल्लेख किया कि मैंने पूछा कि कौन है भारत माता, तो भारत माता के केंद्र में केवल नदियाँ और पहाड़ और पर्वत नहीं है, कोई लेखा नहीं है। भारत माता के केंद्र में व्यक्ति है और व्यक्ति का विकास होना चाहिए। तो लोकतंत्र की ट्रेनिंग धीरे धीरे होगी, इतना आसान नहीं है कि तुरंत जो है हो जाएगी। अभी मुद्दे यहाँ तक आए हैं, एक दिन होगा, ये आशा करते हैं। और किसी भी देश के लिए 70 साल और 80 साल कोई उम्र नहीं है, व्यक्ति के लिए उम्र हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे विकास होगा। कभी कुछ मुद्दे थे, आज कुछ मुद्दे हैं, आगे ठीक होगा, ऐसा विश्वास। एक आपके पास मैं आता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे मुद्दे ये हैं, न्यूट्रल नागरिक के नाते, कोई पार्टी के नाते नहीं बोलना। जैसे अभी लोग चिल्ला रहे हैं कि बीजेपी ये बेच डाल रही, फैक्ट्री बेच डाल रही। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, चुनाव डाला, प्रॉफिट की कंपनियां थी तीनों, कौड़िया के दाम बेच दिए थे। मायावती थी, शुगर मिल कौड़ियों के दाम बेच दिए, सब बेच रहे हैं। और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति फैला के वोट लेते हैं, उस पर भी भ्रम दूर हो गया। जिस समय महबूबा मुफ्ती एक ऐसी नेता कश्मीर की, जहाँ लानिया पाकिस्तान का नारा लगता है, झंडा फहराते हैं, उससे बीजेपी मिलकर सरकार बनाई। तो मतलब जनता के बेवकूफ़ बनाते हैं, अपना काम कर। चूँकि हम माइनॉरिटीज़ हैं, तो हमारा गांव भी यही है, शहर में रहते हैं। हमारे गांव में एक विडो थी, बेवा मुस्लिम है, उसको मकान मिला है। और पूरे गांव को पूरा कोरोना काल में मुफ्त राशन मिला है। मतलब कोई पारदर्शिता उसमें नहीं हुई और किसी को कोई गले वल्ले के सब प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, जो कि जहाँ हम रहते हैं माइनॉरिटी एरिया, वहाँ काम विकास के लिए जो क्षेत्रीय विधायक है, उन लोग की गलती है। एक ईंट नहीं रखा गया, एकदम सड़क फड़क सब टूटी है। और तीसरी बात, आखिरी बात यह है कि चूँकि मुस्लिम हमको लोगों को नौकरी वोकरी बहुत भरोसा नहीं है ना, तो चाहिए मिल गई तो मिल गई, नहीं तो नहीं। तो हमको अपना पंचर बनाते हैं हमारे लोग, अपना मेहनत करते हैं। सऊदी अरब रहते हैं, व्यवसायी हैं, वेल्डर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, हर तरह के लोग हैं, ऊपर नीचे अपर लोअर। तो उनको सुरक्षा चाहिए, जो इस सरकार ने दिया। 5 साल कर्फ्यू नहीं लगा, दंगा नहीं हुआ, जो इसलिए पिछली सरकारों ने ध्वस्त कर दिया था। सुरक्षा इस सरकार ने किसे दिया? मुसलमानों को। भाई दंगे में मुसलमानी का तो नुकसान होता है, और किसका होता है? वो कम है, वही पिटते हैं, वही लुटते हैं। इसी चुनाव में सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री ने यह बात कही कि वो 20% को सपोर्ट नहीं करते हैं, 80% की राजनीति करते हैं। उस 20% में साफ इंडिकेशन था कि वो मुसलमान हैं। तो उन्हें छोड़कर क्या लोकतंत्र की मतलब गरिमा की बीच की बात करें या लोकतंत्र को तोड़ने की बात? लोकतंत्र तोड़ने की बात कर रहे हैं। वोट की राजनीति है, जनता भ्रमित करके वोट लेना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम। बताया तो आपको, महबूबा के साथ सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी इन्होंने, जो घोर मुस्लिम जिसका तमाम आतंकवादियों से संरक्षण प्राप्त है। तो ये सिर्फ वोट लेने के लिए 80-20, 60-20 जो भी करें ये कर रहे हैं। ये तो वोट की घड़ी थे, वोट जनता बेवकूफ़ बन के वोट देती है। एक चीज़ और है कि जब जो नेता मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और उत्तर प्रदेश में या फिर केंद्र में भाजपा की राजनीति करते हैं, चाहे वो मिनिस्टर हों चाहे किसी भी तरीके से हो, क्या आप उन्हें बहुत बोलते हुए मुखर होकर कभी सुने हैं? और दूसरा सवाल मैं यहीं पे जोड़ देना चाहता हूँ कि अगर आप बात करते हैं मुसलमानों की सुरक्षा या फिर देश में तमाम लोगों की सुरक्षा की, तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पे गया हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम विवाद हुए हैं। मैंने मुसलमानों से जहाँ तक बात किया है ना, मुसलमान
कभी भी मुझे ये बात करते नहीं हुआ है कि प्रायोरिटी मेरी पहले शिक्षा है, स्वास्थ्य है या फिर क्या है। वो चाहता है सुरक्षित रहना और उसे डर लगता है इस सरकार में, उसे डर लगता है, डर लगता है कि वो कहीं लिंच ना हो जाए। उसे डर लगता है कि वो क्या पता अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए कहीं से गाय खरीद के लेके आ रहा है, मान लीजिए प्रयागराज से खरीद के गोरखपुर लेके जा रहा है और बीच में कुछ लोगों ने अगर उसको रोक दिया तो ऐसी स्थिति में उसका लिंच ना हो जाए, ठीक है। और यही डर कुछ ब्राह्मण लोगों ने भी कहा है कि देखिए साहब, हम तो जनेऊ पहनते हैं लेकिन डर लगता है, अगर 500 किलोमीटर से गाय खरीद के लेके आनी हो तो डर लगता है, क्या पता जनेऊ दिखाएं उसके पहले मार दिया जाए। ऐसी स्थिति में वो डर को कैसे निकालिए? उसी डर के कारण आज बीजेपी बैकफुट पे है, उसी डर के कारण है ना। अब मॉब लिंचिंग हो रही है, सही है, लिमिटेड हुए हैं थोड़ा बहुत, इससे पहले भी सरकारों में हुए हैं। 1 लाख जो हत्याकांड हुआ था, एक मीट उसके निकला था दूसरा, और फ्रिज में दूसरा निकला, वो भी तो मारा गया था, सपा सरकार मारा गया था। भाजपा की सरकार, भाजपा सरकार में हुई, भाजपा सरकार भी हुआ, यही कारण जो ये नहीं संभाल पाए लाइन आर्डर मॉब लिंचिंग को, उसी तो बैकफुट पे आज तमाम लड़ाई से बाहर हो रहे हैं। कारण तो यही है ना। इस पे बातचीत कर लेते हैं। आप वकील साहब हैं, वकील साहब क्या लगता है आपको कि वो चाहे इखलाक हो या फिर अभी हाल ही में एक चूड़ी वाला लड़का था, तो वो अगर आपका नाम मुसलमान है तो चूड़ी बेचना आपका पेशा नहीं, आपका जिहाद कहलाएगा, क्या यही होगा? ये तो होगा। ये कारण ये है कि देखिए, फिर से मैं वहीं जाता हूँ कि लोकतंत्र में आप, लोकतंत्र के अगुआ का यह कर्तव्य है कि समाज में किन मुद्दों को सामने रखता है। सबसे बड़ी कुंठा जो होती है ना, वो जातीय कुंठा, पारिवारिक होती है, फिर जाति होती है, फिर क्षेत्रीय होती है, फिर धार्मिक होती है। आप किस मुद्दे को उभार रहे हैं? जब आपके बीच में आपके संपूर्ण तंत्र यह कहने लगे कि तबलीगी जमात की वजह से इस देश में कोरोना हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उस वर्ग से आपने पूरे कोरोना के दौरान घृणा देखा था। और किसने कराया? ठीक वही शासन तंत्र। यही नहीं करना चाहिए। जैसे आपने जेएनयू जैसे संस्थान, जिसके पढ़ने वाले लड़के के सामने ये 2 कौड़ी के टपोरी जो घूम करके कहते हैं कि जेएनयू में आतंकवादी होते हैं। अबे उस जेएनयू से कोई आतंकी नहीं निकला, जबकि इस देश को बनाने वालों की रीढ़ निकली है। आज भी वह इस देश नहीं, दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में शामिल है। भारत का एकमात्र गौरव है वो। IITs को छोड़ दीजिए तो, और IITs से भी आगे की रैंक है उसकी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप शासन मौन है। तो कुछ लोगों को यही, अच्छा, शासन को इससे फायदा मिल रहा है। भाई बाबर की गलती थी, जुम्मन का घर जलेगा। तो आज जुम्मन राजनीति में है और जुम्मन को दर्द दे करके बाबर के नाम पर रहीम जो है हिंदू वर्ग को साधा जाएगा। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि खादी सरकारी होती है और खाकी उसी तंत्र में सरकार के द्वारा हमला करने के लिए या सुरक्षा करने के लिए बनाए गए तंत्र होते हैं। वही तंत्र प्रयागराज में छात्रों पर लाठी चलाता है। भविष्य बनाने की आस में जो बच्चे अलग अलग शहरों से, उत्तर प्रदेश के या बिहार के या फिर महाराष्ट्र के या कहीं के भी यहाँ पे आते हैं, वो चाहे दलित हों, स्वर्ण हो, OBC हों, किसी भी जाति कास्ट से हों, धर्म से हों, यहाँ पे आके उनकी उम्मीदें होती हैं कि इस विश्वविद्यालय से अगर पढ़ लेंगे तो शायद अपने जीवन में कुछ बड़ा कर जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जब पुलिसिया तंत्र की लाठी उन पर पड़ती है तो उनके विकास की जो उम्मीदें होती हैं वो टूट जाती हैं। और इसी स्थिति में आज यहाँ पे चर्चा का विषय भी था। तमाम मुद्दों को हमने कवर करने की कोशिश की। दर्द और तकलीफ़ हमेशा है। रोजगार का मुद्दा सर्वश्रेष्ठ है, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इस बार जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों ने धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश की, अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में वो माहौल अब देखने को नहीं मिल रहा है। लोग जागे हुए हैं। जो कहा जा रहा था कि सिर्फ हिंदू जागे हैं, पूरा देश, पूरा समाज जागा हुआ है और वो डेवलपमेंट की बात करता है। तो देखते हैं कि डेवलपमेंट की राजनीति कहाँ तक जाती है और कहाँ पे रुक जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।